गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सिस में हमने जो लास्ट चैप्टर में देखा था आई रूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल, इंडियन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और आई रूल्स, ठीक है। तो उसमें थोड़ी बहुत जो हमारे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के बारे में हमने दो लेक्चर्स लिए हैं। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स है, क्योंकि हम आई रूल्स तो बहुत पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग जो हमारे इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड जो हमारा पोस्टिंग था उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम आई रूल्स पढ़ेंगे किसके लिए, जो हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी है उसके सेफ्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि जो हमारा आई रूल्स है वो कौन कौन से रूल है, वो कहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईईआर। तो आईईआर क्या है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका इंट्रोडक्शन कि वो कभी एस्टेब्लिश हुआ था, कि उसका जो डिफाइनेंड है वो कब हुआ है, कि उसका रीडिफाइनेंड 2003 में हुआ है। तो ये सब आप ऑलरेडी आई में पढ़ चुके हो। तो आज हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आई की गवर्निंग बॉडी थी, तो उसने क्या किया कि हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। तो उसने क्या किया कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है तो उसको एक अनदर पार्ट में, कि जो हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलेशन है वो उसका सेफ्टी मेजरमेंट रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो वो भी हम एस्टेब्लिश करेंगे और उसको अलग डिपार्टमेंट बनाया 2010 में, ठीक है। तो उसकी इफेक्टेड 20 सितंबर 2010 से वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का जो एस्टेब्लिश हुआ था उसमें उसमें मॉडिफाई करके जो हमारा 2000 वाला रूल था वो ऐड किया रिगार्डिंग द सेफ्टी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो हमारे इंडियन रूल्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले देखिए ये हमारी गवर्नमेंट है, फिर प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन है वो दो साइड से करते हैं, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीओ के नीचे जो हमारी एडवाइजरी आती है और उसके नीचे पब्लिक सेक्टर जैसे कि एनटीपीसी है, पीटीसी और नेपको, फिर पीजीसीएल जो हमारी कंपनी है वो आती है। तो उसके बारे में हम उसके साथ डिस्कशन करके हम बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको जो हम ट्रेनिंग वो सब क्या करता है, पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो उसको फाइनेंस करता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सब रिपोर्टिंग करते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट ओन इलेक्ट्रिसिटी और प्लानिंग और रेगुलर टैरिफ सेटिंग है वो उसको भी, कि आप ऑर्डर्स देते हैं कि ये नहीं ये होगा, ये सब हमारी ये बॉडी है कि हम इस तरह उसका प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन रूल है तो वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मेनली तो अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्शन एंड देयर ड्यूटी। तो हम उसका इंस्पेक्शन कब होना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन में होना चाहिए, वहाँ पर कौन कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए, उसके ऊपर मेनली फोकस करता है, ठीक है। फिर लाइसेंस प्रोवाइजन, तो मतलब ये इस पे लाइसेंस देना है नहीं देना, सेफ्टी का लाइसेंस है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड। फिर जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, जनरल सेफ्टी किस किस टाइप की होनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री पे कितनी होनी चाहिए, वो सबके। फिर ये कंडीशन रिलेटेड टू सप्लाई एंड यूज ऑफ द एनर्जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा सप्लाई बहुत बड़ा होता है, मतलब हाई टेंशन सप्लाई होता है, एनर्जी यूसेज कितना है उसके ऊपर भी हमारी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसी होनी चाहिए, वो सबके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस एंड सिस्टम ऑफ द एलवी एंड एमवी, मतलब लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज पे क्या क्या होना चाहिए। फिर इंडियन सॉरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस इन सिस्टम हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे क्या क्या होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा जो हमारी सेफ्टी है वो क्या क्या होनी चाहिए, वो सबके ऊपर डील करता है मेनली। फिर ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल्स एंड जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर डिफाइन करता है कि यहाँ पर कितने जो है वर्कर है उसको क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी पीपी किट कितने जो रेटिंग की है वो होनी चाहिए, वो सब, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मतलब जो रेलवे है वहां पर क्या क्या जो हमारी अरेंजमेंट है वो होनी चाहिए, उसका जो फंक्शन है वो कितना होना चाहिए, वो सबके ऊपर भी डील करता है। अब देखते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो मेन रूल है वो क्या है। तो जो अंडर द सेक्शन 30A है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो 1910 अ बोर्ड कॉल्ड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज कंटिन्यूस एंड अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट बोर्ड इज इन्वेस्टेड द
विद पावर ऑफ द मैक रूल। तो वहाँ पर जो हमारा पावर ऑफ द मैक रूल बना है, उसके बाद उसकी जो सेफ्टी, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटिंग स्टेशन है, वो सब के बारे में भी हमने आगे सोचा हुआ है। तो अब देखते हैं कि जो हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, तो वो कहाँ पर सब इंटरेस्टेड है कि सर्व करती है, कि जो उसका रूल्स है वो कहाँ कहाँ किस किस को लागू पड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइसेंसर है, फिर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वर्क मैनेजर, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिर वो सबको, फिर जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा सप्लाई हो, वो सबको ईच एंड एवरी रूल पे इन द सेफ फॉर यूज द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा सभी रूल है सबको इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, और उसका जो रूल है उसको करने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा रूल क्या है। जो मेन रूल्स है वो मैं आपको बताता जाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है कि जो हमारा 1956 के अंडर में आता है, वो है रूल नंबर 32। तो रूल नंबर 32 में क्या है कि उसमें क्या क्या गाइडलाइन दी गई है, वो आप देखते जाइए कि ऑल स्विच शुड बी ऑन द लाइव कंडक्टर। जो हमारी स्विच है वो लाइव कंडक्टर में होनी चाहिए। ठीक है, वो लाइव कंडक्टर को कट ऑफ करनी चाहिए, मतलब फेस कंडक्टर को। ठीक है, फिर नो कटआउट लिंक और स्विच अदर देन द गैंग विथ द स्विच शेल बी इंस्टेड इन द न्यूट्रल कंडक्टर। तो हमारी जो न्यूट्रल कंडक्टर है उसके साथ कोई और स्विच का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कॉमन ग्राउंडिंग, मतलब ऐसा कुछ किया ना दिया। ठीक है, फिर है कोड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ वायरिंग शेल बी फॉलो विल वाइल मार्किंग द कंडक्टर। तो जो हमारा कंडक्टर है वो सब मार्किंग क्राइटेरिया में रहना चाहिए, मतलब जो आपने देखा होगा फिफ्थ सेम में कि जो हमारा लाइव वायर है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो रेड होना चाहिए मे बी, अदरवाइज वो जो ब्राउन होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ऐसे जो मार्किंग थी उसकी जो वायर्स की, वो सब क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 15 के बारे में। जो इम्पोर्टेंट रूल है वो आपको लेता है, बाकी सब रूल हम कवर करने चाहेंगे तो पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 50। तो रूल नंबर 50 में क्या है कि एनर्जी सेल नॉट बी सप्लाई, ट्रांसफर और कम। तो आप लोग को पता ही है कि जो एनर्जी है हम उसको सप्लाई, ट्रांसफर और कन्वर्ट ही करते हैं ना। तो हम इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसे ही करते हैं। तो उसके बारे में सुटेबल लिंक और स्विच सर्किट ब्रेकर इज इरेक्टेड एट द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दोनों साइड आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम, तो सेकेंडरी साइड कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी, तो वो देखता नहीं है। कंज्यूमर है वो प्राइमरी साइड नहीं देखता, और डिस्ट्रीब्यूटर है वो सेकेंडरी साइड नहीं देखता। तो वो दोनों के यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन में ये सब होना चाहिए। ठीक है, फिर सप्लाई टू ईच मोटर और ग्रुप ऑफ मोटर इज कंट्रोल्ड बाय द लिंक स्विच और सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप मोटर्स है, मतलब एक दो तीन ज्यादा मोटर लगी है, तो उसको एक ही जगह से हम कंट्रोल करते हैं। बट उसमें क्या किया है कि वो बोल रहे हैं कि हमें जो ग्रुप मोटर है उसका एक अलग अलग सर्किट ब्रेकर भी होना चाहिए, वो अलग अलग कंट्रोल भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर एवरी सर्किट इज प्रोटेक्टेड बाय द सुटेबल कटआउट। तो हमारी जो सर्किट है, एवरी सर्किट मतलब एवरी मोटर से या अदरवाइज दूसरी कोई सर्किट है, वो अपने अप्रोप्रिएट कटआउट मतलब फ्यूज या एमसीबी से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 63। तो रूल नंबर 63 क्या है, तो उसमें ऐसा लिखा है कि अप्रूवल फॉर द इंस्पेक्टर इज नेसेसरी बिफोर द इंजीनियरिंग द एनी हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। तो कोई भी हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारा जो इंस्पेक्टर है उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, फिर है रूल नंबर 64। तो रूल नंबर 64 में क्या है कि ऑल अपार्टमेंट्स एंड इक्विपमेंट instead to be used at high or extra high voltage shall be inaccessible except to a unauthorized person। फिर suitable generation shall be provided for the license equipment। तो यहाँ पर क्या लिखा है उसने कि जो हमारा all appropriate अपार्टमेंट और इक्विपमेंट है वो हाई वोल्टेज का जो यूज करते हैं उसको ऑथोराइज पर्सन के साथ टेस्टेड करवाना है, उसको कमीशनिंग करवाना है। ठीक है, और जो हमारा सेट जनरेशन है सेल भी, तो उसको क्या करना है कि लाइसेंस ले लाना है जो भी इक्विपमेंट है। तो आप कोई भी इक्विपमेंट बड़ा यूज करता हो तो उसको लाइसेंस लेना
जरूरी है, मतलब उसका जो इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग किया है उसका अप्रूवल कराना जरूरी है, ठीक है। फिर रूल नंबर 65, द इंस्टॉलेशन मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द परमिसेबल टेस्टिंग बिफोर द एनर्जाइजिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी जो इक्विपमेंट है उसको हम एनर्जाइज मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले उसका इंस्पेक्शन करवाना जरूरी है, ठीक है। रूल नंबर 63 के बारे में, तो कंडक्टर शेल बी एंक्लोज इन द मेटालिक कवरिंग एंड द सुटेबल सर्किट ब्रेकर शेल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फॉर द ओवरलोडिंग, ठीक है। तो हमारा जो कंडक्टर है वो मेटालिक कवरिंग के साथ होना चाहिए और सुटेबल सर्किट ब्रेकर पे होना चाहिए, ठीक है। फिर रूल नंबर 68, इन केस ऑफ द आउटपुट टाइप ऑफ द सबस्टेशन मेटालिक फेंसिंग और नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट शेल बी इरेक्टेड अराउंड द ट्रांसफार्मर। तो कोई आउटडोर ट्रांसफार्मर या कुछ इक्विपमेंट लगा है तो वहां पर क्या करना है, मेटालिक फेंसिंग करनी है और उसकी हाइट उसकी हाइट है वो 1.1 मीटर से हाँ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 1.8 मीटर होनी चाहिए। फिर जो बात करते हैं जो रूल नंबर 77, क्लियरेंस ऑफ द लोअर कंडक्टर टू अबाउट द ग्राउंड अक्रॉस द स्ट्रीट। तो जो हमारे ग्राउंड है वहां से हमारे कंडक्टर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लो और मीडियम वोल्टेज लाइंस के लिए 5.8 मीटर, हाई वोल्टेज लाइन के लिए 6.1 मीटर। फिर एक क्लियरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर अबव द ग्राउंड स्ट्रीट। तो हमारा लोएस्ट कंडक्टर मतलब नीचे, जो आप कई बार देखते होंगे कि जो हमारा टावर्स है उसमें भी स्टेप स्टेप में कंडक्टर्स लगे होते हैं। तो जो हमारा लो कंडक्टर है उसका जो लेवल है वो कितना, तो जो लो वोल्टेज, जो मीडियम वोल्टेज के लिए 5.5 मीटर, हाई वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर, ठीक है। फिर हम स्ट्रीट की बात करें तो स्ट्रीट में जो लाइंस लगी होती है तो उसके लिए क्या है, तो हमारे 11 केवी तक की जो लाइन है उसमें 4.6 मीटर। फिर हमारे 11 केवी से आई जाती है उससे कम है तो 4.2 मीटर। और जो हाई वोल्टेज है 11 केवी से ज्यादा की जो लाइंस है उसके लिए 5.2 मीटर, ठीक है। तो ये रूल नंबर 77 में दिखाया गया। फिर 79, रूल नंबर 79, ओवरहेड लाइंस के लिए जो वर्टिकल क्लियरेंस है दोनों लाइन के बीच का वो कितना रखना चाहिए, तो वो वर्टिकल क्लियरेंस है वो 2.5 मीटर, वो हॉरिजॉन्टल है 1.2 मीटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे बिल्डिंग्स के उसके ऊपर स्टील लाइन जाती है तो उसके लिए क्या है, तो हाई वोल्टेज 33 के तक की जो लाइन है उसके लिए 3.7 मीटर। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसके लिए 3.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी 33 33 के वी पार्ट देयर। तो 33 के वी तक है 3.7, अदरवाइज वो 66 होता है, तो 3.7 प्लस 0.3 मीटर एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। फिर है रूल नंबर 80, क्लियरेंस फॉर द बिल्डिंग ऑफ द हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कितना रखना है वो भी हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जो हमारा हाई वोल्टेज 11 के के लिए क्या है, बिलिंग के लिए, वो बिलिंग के लिए बात कर रहे हैं रूल नंबर 18 में, तो वो 1.2 मीटर्स। और 11 केवी से 33 केवी 2.2 मीटर, और 33 केवी से 2 मीटर प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी 33 केवी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 85, मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द सपोर्ट। तो दोनों सपोर्ट के बीच में कितना इंटरवल रखना है, तो 65 मीटर का, ठीक है। तो ये हमारे रूल, हमने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल थे उसके बारे में हमने बात किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और देखेंगे कि सेफ्टी और आई रूल के बारे में क्या होता है, ठीक। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।